माली आवत देख कर कलियन करी पुकार। फूले फाले चुन लिए काल हमारी बार कबीरा, काल हमारी बार। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण क्लासेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। माली आवत देखकर कौन सा अलंकार है? अनियुक्त अलंकार है। और ये जो है शांत रस है। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार। माली आप लोग जानते हैं, माली जब फूल तोड़ने आ रहा है तो कलियां जो है चिल्लाने लगती हैं, कहती हैं कि आज जो है जो फूल बन गया है माली उसे तोड़ कर ले जाएगा और कल मैं भी फूल बन जाऊंगी कली से, तो मुझको भी तोड़ के लेके चला जाएगा। कहने का मतलब है कि इसका विशेष अलंकार होता है, अनियुक्त अलंकार होता है, इसका विशेष अर्थ होता है। और विशेष अर्थ में होता है कि अगर आज जो है बाबा खत्म हो जाएंगे, बाबा के बाद फिर पुत्र का नंबर आएगा, उसके बाद फिर मेरा भी नंबर आएगा। यानी जन्म मरण चक्र का ये आपका आवागमन चलता रहता है। तो ये इसका होता है। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फाले चुन लिए काल हमारी बार। हरि बोले हरि ही सुने, हरि बोले हरि नाय, कूदत हरि हरि में गए वह हरि भय उदास। हरि माने मेढक है ना, ये यमक अलंकार है। मेढक बोलता है, हरि बोले हरि ही सुने, तो सांप सुनता है। हरि आए हरि पास, और मेढक की आवाज़ सुन करके सांप उसके पास आता है। कूदत हरि हरि में गए, हरि माने जल भी होता है, मेढक जल में कूद जाता है और वह हरि भय उदास, सांप उदास हो जाता है। तो इसके जो शब्द आए हैं सबके अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए यमक अलंकार है। इसी तरह बहुत सारे मैंने आपको रक्षण अलंकार इसमें उदाहरण सहित पढ़ाए हैं। अब आइए देखते हैं, व्याकरण में चलते हैं, जिसमें आपका विराम चिन्ह आज पढ़ाएंगे। विराम चिन्हों में जो अलग, इसमें आपका उदाहरण चिन्ह कौन सा है, हंसपद चिन्ह कौन सा है, ये है ना, और प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, विस्मयाद बोधक चिन्ह कौन सा है, योजक का दूसरा नाम क्या होता है, इसको इंग्लिश में हाइफन कहते हैं। हाइफन, हाइफन, इसका हाइफन कहा जाता है। तो हाइफन कभी कभी हिंदी वाला शब्द ना दे करके अंग्रेजी वाला शब्द देते हैं कि हाइफन कौन सा चिन्ह होता है, तो इसको आप जान लीजिए, है ना। तो साइन ऑफ सिग्नेचर होता है, एक निर्देशक चिन्ह होता है, ये सारे अलग अलग होते हैं। 3 चिन्हों को आपको बताया जाएगा। विस्मरण चिन्ह क्या होता है, लाघव चिन्ह क्या होता है, तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो चलते हैं, आज आपको विराम चिन्ह ही पढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना। विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना और विश्राम करना। विश्राम करना। तो जहाँ जिस वाक्य को पढ़ने पे आप थोड़ा सा रुक जाइए, हाँ थोड़ा ठहर जाइए, तो इसीलिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है, रुकना, ठहरना, विश्राम करना। इसकी जो परिभाषा होती है, परिभाषा, इसकी जो परिभाषा है आप जानते रहे, भाषा लेखन के समय प्रयुक्त, भाषा लेखन के समय प्रयुक्त, भाषा लेखन के समय प्रयुक्त
संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे आता है आपका रुको मत जाने दो, ये पूर्ण विराम हो गया। रुको मत जाने दो। दूसरा पॉइंट है रुको मत जाने दो। तीसरा पॉइंट है रुको मत जाने दो। रुको मत जाने दो। तो आप लोग जानते हैं विराम चिन्ह शाब्दिक अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम करना। भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। जैसे आपका आता है रुको मत जाने दो, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ है, बीच में कोई आपका चिन्ह नहीं का प्रयोग हुआ है। तो आप सीधे पढ़ते चले जाइए और बाद में अंतिम ठहराव यही होता है पूर्ण विराम पर, रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो। इसके बाद यहाँ देखिए अल्प विराम आ गया है, तो रुको थोड़ा सा ठहराव, अल्प माने क्या होता है थोड़ा सा ठहराव, फिर मत जाने दो, तो यहाँ इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद आइए देखिए यहाँ पर रुको मत, यहाँ पर रुको मत जाने दो, रुको मत जाने दो, यानी अल्प विराम का प्रयोग होने से उसके अर्थ भी बदल जाते हैं। तो रुको मत जाने दो, तो ये आप जानते रहें और नोट लिख लीजिए। इसमें नोट आता है कामता प्रसाद गुरु ने कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों को माना है। कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों को माना है, प्रयोग किया है या माना है? प्रयोग किया है। तो आप जानते रहें विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है रुकना या विश्राम करना। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। तो भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पे जो हम संकेत देते हैं अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक चिन्ह, ये सारे जो है ये संकेत देते हैं। तो यहाँ पर संकेत के माध्यम से ही आपका विराम चिन्ह होता है। जैसे आपका आता है रुको मत जाने दो, इसके बाद आता है रुको मत जाने दो, अल्प विराम का प्रयोग किया गया है। फिर इसके बाद आता है रुको मत जाने दो, और कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। तो ये जरूर आता है कभी कभी कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों का कितना प्रयोग किया है, 20 किए हैं, बाकी तो बहुत लोग 14 ही मानते हैं, 14 ही दिए रहते हैं, लेकिन 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। विराम चिन्ह आप लोग जानते रहें, विराम चिन्ह को इंग्लिश में कहते हैं पंक्चुएशन। तो इसमें कुछ शब्द जो है इंग्लिश में भी आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें आपका मैंने बताया कि विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रुकना, ठहराव, विश्राम करना। इसके बाद इसमें आता है भाषा लेखन के समय प्रयुक्त संकेत चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहते हैं। रुको मत जाने दो, तो यहाँ पर पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसके बाद रुको, यहाँ अल्प विराम है, मत जाने दो। इसके बाद यहाँ पर जो अल्प विराम का प्रयोग हुआ रुको मत जाने दो, कामता प्रसाद गुरु ने 20 विराम चिन्हों का प्रयोग किया है। चलिए आगे चलते हैं।
अगला पॉइंट है विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह के प्रकार लगभग आपके इसमें नंबर 1 आता है। विराम चिन्ह के प्रकार में नंबर 1 आता है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है। दूसरा होता है अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है। तीसरा होता है अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह होता है ऐसे अर्ध विराम। इसके बाद आता है चौथा आता है योजक। योजक को ही आपका अंग्रेजी में हाइफन कहा जाता है। हाइफन, इसका आप जानते रहें योजक चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। पांचवा है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का अर्थ होता है इसमें थोड़ा सा बड़ा होता है योजक चिन्ह से, है ना। निर्देशक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है। इसके बाद आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह में ये आपका प्रश्न किया जाता है तब ये चिन्ह लगता है। सातवां आपका आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह अब की इसी बार आया था कि इस चिन्ह का कौन प्रयोग होता है। अब की यूपीपी में आया था उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। ये आपका यूपीपी 2023 में आया था। तो उदाहरण चिन्ह का आपका होता है एक चिन्ह तो ऐसे लगता है इन्वर्टर कामा कहते हैं इसको। एक अहरा चिन्ह होता है, एक दोहरा चिन्ह होता है। तो इसका प्रयोग होता है, आगे बताया जाएगा कि इसका प्रयोग कैसे कहाँ होगा, आप जानते रहें। इसके बाद आता है विवरण चिन्ह। आठवां आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह में ऐसे करके और योजक चिन्ह की तरह डैश लगा देते हैं तो विवरण चिन्ह होता है। इसके बाद आता है आप देख लीजिए पूर्ण विराम का प्रयोग ऐसे होता है। अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक को हाइफन कहते हैं, निर्देशक चिन्ह को आप ये कहते हैं। योजक चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। और प्रश्नवाचक चिन्ह को ऐसे कहते हैं उदाहरण चिन्ह और विवरण चिन्ह। इसके बाद अगला पॉइंट है, चलते हैं अगले पॉइंट 9वां, कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है। कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह को आपको ब्रैकेट का होता है और इसमें आपके 4 ब्रैकेट बनते हैं। एक तो ये हो गया कोष्ठक, एक जो है आपका ऐसे मंझला कोष्ठक होता है, एक आपका होता है बड़ा। ये सारे कोष्ठक चिन्ह के अंतर्गत आते हैं, आप जानते रहें। इसके बाद 10वां पॉइंट है हंसपद चिन्ह। हंसपद चिन्ह। और हंसपद चिन्ह में आपका ऐसे लगाया जाता है हंसपद चिन्ह। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग आपका ऐसे होता है। इसके बाद आता है विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है, यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं, विस्मरण चिन्ह। इसके बाद आता है विस्तार चिन्ह।
विस्तार चिन्ह का जब आप कोई मैटर हो डॉट डॉट उसको आगे लिखते नहीं है तो विस्तार चिन्ह हो जाता है, विस्तार चिन्ह। इसके बाद आता है, इसमें देखते हैं पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह आप जानते रहें। और इसमें जो है आपका पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक को हाइफन कहते हैं, निर्देशक को आप कहते हैं, विवरण चिन्ह होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। वो 1 2 3 4 5 6 7 8, कोष्टक चिन्ह 9, हंसपद चिन्ह 10, लाघव चिन्ह 11, विस्मरण चिन्ह 12, विस्तार चिन्ह 13। इसके बाद आता है एक और है 14 है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह में आपका पूर्ण विराम लगाएंगे, नीचे बिंदु लगा देंगे, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। तो मुख्य रूप से आपके 14 ही होते हैं, बाकी कामता प्रसाद गुरु ने तो 20 माना है। तो 14 पहले आप इसको अध्ययन करिए, यही आपके कोर्स में है और 14 में से ही आता है लगभग। इसमें आपका आता है पहला क्वेश्चन है, इसमें पहला आपका पूर्ण विराम क्या है। तो पूर्ण विराम में आप बताएंगे पूर्ण विराम का जो चिन्ह लगता है ये आपका लगता है पूर्ण विराम। आप जानते रहें पूर्ण विराम का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा रुकना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पूरा रुकना। इसकी जो परिभाषा है आप जानते रहें, इस चिन्ह का प्रयोग पूरा रुकने के लिए किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग पूरा रुकने के लिए किया जाता है। जैसे आपका आता है मौसम क्लियर हुआ, राम अखबार पढ़ता है। Brokerage पर बंद करो खर्च, पे only for research, stocks bonds। तो आपका प्रयोग आपका पूर्ण विराम यही लगेगा। चाहते हो या दूसरा होगा लोगो इमोजी ना कुत्ते रात में भौंकते हैं। तो पूर्ण विराम का प्रयोग होगा, आप जानते रहें। ये चिन्ह का प्रयोग होता है जहाँ पूर्वांक सेंटेंस पूरा हो जाए, उसके बाद इस चिन्ह का प्रयोग अंत में लगाया जाता है वाक्य को पूरा होने के बाद, और उसमें थे ठहराव हो जाता है, नहीं पूरा रुक जाता है। दूसरा पॉइंट है आपका अर्ध विराम। और अर्ध विराम में अर्ध विराम का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थात आधा रुकना। इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? शाब्दिक अर्थ होता है पूर्ण विराम से आधा रुकना। इसकी जो परिभाषा है अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा
परिभाषा लिखेंगे, अर्थात पूर्ण विराम की अपेक्षा पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का शाब्दिक अर्थ होता है आधा रुकना, अर्थात पूर्ण विराम का प्रयोग कम देर रुकने के लिए किया जाता है ना। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग जानते हैं, इसके आगे उदाहरण आप लिखेंगे। जैसे आपका आता है जिसमें आपका प्रयोग होता है उदाहरण होता है यथा मुझे जल्दी पहुंचना है, यहाँ पर ये विराम करने पहुंचे अर्धविराम का प्रयोग करेंगे। मुझे जल्दी पहुंचना है, खाना खाना है, भोजन करना है, फिर थोड़ा सा आप अर्धविराम प्रयोग करेंगे, रुक जाएंगे। इसके बाद आता है और अन्य काम भी करना है, और अन्य काम भी करना है। अब इसको लिखने के बाद ही ये पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। इसको जो है पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। अन्य काम भी करना है, तो अर्धविराम का प्रयोग जो है जहाँ कम ठहराव हो, पूर्ण विराम की अपेक्षा यहाँ पर कम देर ठहरना पड़ता है, थोड़ी देर रुकना पड़ता है, उसी को हम अर्धविराम कहते हैं। मुझे जल्दी पहुँचना है, फिर आगे सेंटेंस है पूरा नहीं है, भोजन करना है, फिर विराम लगाएंगे। इसके बाद फिर अन्य काम भी करना है। तो आधा ठहराव किस चिन्ह में प्रयोग होता है? पूर्ण विराम की अपेक्षा आधा ठहराव अर्धविराम चिन्ह में प्रयोग होता है। अब आइए अगला पॉइंट है अल्प विराम। तीसरा पॉइंट है अल्प विराम। अल्प माने क्या होता है? थोड़ा। अल्प का अर्थ क्या होता है? थोड़ा। विराम का अर्थ होता है ठहरना, थोड़ा ठहरना। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, विराम का अर्थ होता है ठहरना। तो आप जानते हैं इसमें कई अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है। परिभाषा आएगा इसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है। इसमें अर्धविराम की अपेक्षा कम रुकना पड़ता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, जैसे आपका आता है राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे। तो इसमें आपका अर्धविराम का जो प्रयोग करेंगे, ये आपका राम, लक्ष्मण, भरत, ये सारे अर्धविराम का प्रयोग करेंगे।
इसमें थोड़ी देर रुकेंगे। अर्धविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़ता है। राम, भरत, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न दशरथ के पुत्र थे। इसके बाद चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट आपका आता है अल्पविराम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह में इसका प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में आप जानते रहे वाक्य में प्रश्न पूछे जाने के बाद, परिभाषा है वाक्य में प्रश्न पूछे जाने के बाद, वाक्य में प्रश्न पूछे जाने के बाद सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका कोई भी, तुम्हारी परीक्षा कब शुरू हुई, कोई भी वाक्य आप बोल सकते हैं, तुम्हारी परीक्षा कब शुरू हुई। तो यहाँ कब शब्द आया है, कब क्यों का इसका प्रयोग हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। दूसरा पॉइंट है तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो जहाँ पर कब, क्यों, क्या, कैसे का प्रयोग होता है वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसमें आपका अल्पविराम और अर्धविराम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जानते रहें अर्धविराम का प्रयोग आता है, अर्धविराम भी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट आप जानते रहें, इसमें आता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह में ऐसे लगाया जाता है, इसकी जो विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, विस्मय का बोध होता है आश्चर्य, अचरज। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आश्चर्य, अचरज। विस्मय आदि प्रकट या संबोधन वाले वाक्यों में परिभाषा है इसका, विस्मय आदि प्रकट या संबोधन वाले वाक्यों में, विस्मय आदि प्रकट या संबोधन वाले वाक्यों में के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह का लगाया जाता है। के बाद, वाक्यों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आपका आता है हाय वह मर गया, हाय शब्द आया। दूसरा हाय वह मर गया। वाह मैंने वर्षा में भीगने में कितना मज़ा आता है।
वाह वर्षा में भीगने में कितना मज़ा आता है। तो यहाँ पर विस्मयार्थ बोधक है, विस्मयार्थ बोधक का चिन्ह लगाया जाता है। और हमेशा जान लीजिए वाक्य शुद्धि में भी विस्मयार्थ बोधक का चिन्ह पहले ही लगेगा, ये बाद में नहीं होता, चाहे संबोधन हो या विस्मयार्थ बोधक चिन्ह हो, है ना। अरे तुम कहाँ गए थे, तो अरे शब्द पहले आएगा, है ना, तो ये तभी वाक्य शुद्ध माना जाता है। और संबोधन वगैरह जो है ये सातवां आठवां होता है, तो आठवां वाला पहले पे आ जाता है वाक्य शुद्धि में। चलिए अगला पॉइंट है छठवां, और छठवां नंबर है आपका योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, और योजक चिन्ह को ऐसे लगाया जाता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइफन भी कहा जाता है। हाइफन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आता है। योजक चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्मों के बीच, परिभाषा है इसकी, इस चिन्हों का प्रयोग शब्द युग्मों यानी शब्दों का जोड़ा, शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व समास के बीच द्वंद्व समास तथा तुलनात्मक स्थिति में सासी से तथा तुलनात्मक स्थिति में सा सी से इसका प्रयोग होता है उपमा अलंकार में। तुलनात्मक स्थिति में सा सी से के पहले प्रयोग किया जाता है, के पहले प्रयोग किया जाता है, पहले प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह कहलाता है, तो आप जानते रहें, जैसे आपका आता है, आप लोग जानते रहें विस्मयार्थ चिन्ह आश्चर्य अचरज होता है। विस्मय आदि प्रकट या संबोधन करने वाले वाक्यों के बाद विस्मयार्थ बोधक चिन्ह लगाया जाता है, या आप जानते रहें। इसके बाद हाय वह मर गया, वह वर्षा में भीगने में कितना आनंद आता है। योजक चिन्ह, इस चिन्हों का शब्द युग्मों में योजक का दूसरा नाम है हाइफन, और इसके बीच द्वंद्व समास तथा तुलनात्मक स्थिति में सा शीशे के पहले इसका प्रयोग किया जाता है, आप जानते रहें। और इसमें आपके जो उदाहरण आते हैं, आगे चलते हैं। इसमें पहला वाला आपका जो उदाहरण आता है, सुख दुख जीवन के दो पहलू होते हैं, आप जानते रहें। पहला उदाहरण है शिवानी और शिवेश भाई बहन हैं, भाई बहन हैं। तो यहाँ पर जो योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ये है आपका दो शब्दों के बीच में, दो युग्मों के बीच में यही प्रयोग आपका किया गया है, भाई बहन हैं, इसको कहते हैं योजक चिन्ह। और इसको इंग्लिश में इसका दूसरा नाम है हाइफन, इसी को हाइफन भी कहा जाता है, आप जानते रहें, हाइफन। तो इसके बाद आपका और एक आध उदाहरण आप लिख लीजिए, जिसमें आता है सुख दुख, सुख और दुख जीवन के
दो पहलू हैं, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। तो आप जानते हैं ज़्यादातर योजक चिन्ह जो है द्वंद्व समास में प्रयोग होते हैं। तो ये आपका एक तरह से आपका कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सुख दुख, पाप पूर्ण, है ना, नमक मिर्च, लोटा डोर, ये सारे द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। तन मन धन, कंद मूल फल, ये सारे आपके द्वंद्व समास में आते हैं। द्वंद्व समासों में भी इसका प्रयोग होता है। अगला पॉइंट है, कौन सा पॉइंट था ये? ये 6वां था। अगला पॉइंट है योजक चिन्ह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका दूसरा नाम हाइफन कहा जाता है और ये जो है दो शब्दों को या दो युग्मों को जोड़ता है। कहीं कहीं इसका तुलनात्मक भी अध्ययन होता है उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में भी इसका प्रयोग होता है और इसमें योजक चिन्ह इसके पहले लगते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट चलते हैं। फिर अगला पॉइंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह में आपका प्रयोग होता है योजक चिन्ह के बाद, ये योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है। इस निर्देशक चिन्ह का आकार योजक चिन्ह की अपेक्षा कुछ बड़ा होता है। अब इसकी पहचान यही है कि निर्देशक चिन्ह का जो आकार होता है, निर्देशक चिन्ह का जो आकार होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। योजक चिन्ह से बड़ा होता है। निर्देशक चिन्ह का जो आकार होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इसका प्रयोग निर्देश के लिए किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग निर्देश के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग निर्देश के लिए किया जाता है। तो आप जानते रहें, इसमें आपका ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आप पहचान लेंगे इसमें कौन सा चिन्ह लगेगा। निर्देशक चिन्ह में जैसे ने कहा, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। माँ ने कहा, अब यहाँ आप निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, योजक चिन्ह नहीं लगता। माँ ने निर्देश दे रही हैं, बेटा सदा उन्नति करो। माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। तो ये आपका निर्देशक चिन्ह होता है, माँ ने कहा। और इसमें सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। दूसरा पॉइंट है सुख दुख जीवन के इसी तरह जैसे आप कहेंगे इसको, माँ ने कहा। दूसरा, ये तो लिखे हैं पहले वाला। दूसरा है गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा हिंसा मत करो। हिंसा मत करो। तो आप जानते रहें निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह से बड़ा होता है और योजक चिन्ह जो है निर्देशक चिन्ह से छोटा होता है। और योजक चिन्ह को हाइफन भी कहा जाता है। तो आप जानते रहें योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, एक आता है विवरण चिन्ह। आगे चलते हैं फिर 8वां नंबर। 8वें नंबर पर आप जानते रहें विवरण चिन्ह निर्देशक चिन्ह के बाद अब आइए विवरण चिन्ह।
विवरण चिन्ह में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विवरण चिन्ह आप जानते रहें, निर्देशक चिन्ह के बाद विवरण चिन्ह, ये सिर्फ विवरण दिया जाता है। किया जाता है, इसका जो आपका जो चिन्ह लगता है ऐसे होता है। और विवरण चिन्ह की जो परिभाषा होती है, इसमें आपका किसी विषय के विवरण या व्यापक, इसकी जो परिभाषा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है। विवरण चिन्ह किसी विषय के आप जानते रहें, किसी विषय के विवरण या व्यापक जानकारी से पूर्व, विवरण या व्यापक जानकारी के पूर्व, विवरण या व्यापक जानकारी के पूर्व इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विवरण माने होता है उसका विवरण देना, कुछ विस्तार में बताना। जैसे इसके उदाहरण होते हैं, यथा, जैसे आपके उदाहरण है इसके, भारतीय सभ्यता का सूत्र है, भारतीय सभ्यता का सूत्र है। फिर ऐसे लगाएंगे, भारतीय सभ्यता का सूत्र है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये आपका विवरण चिन्ह आपका ये है, यानी इसके आगे जो विवरण आप दिया गया है कि भारतीय सभ्यता का सूत्र क्या होता है, तो सत्य है, शिव है ही सुंदर है, शिव ही सत्य है ना। तो आप जानते रहें सत्यम शिवम सुंदरम। दूसरा पॉइंट है, 9वां पॉइंट है, विवरण चिन्ह का प्रयोग आप जानते रहें। विवरण का चिन्ह आपका निर्देशक चिन्ह के पहले, निर्देशक चिन्ह ऐसे बनाएंगे और ऐसे बनाएंगे, इसके बाद विवरण आप देने के लिए ये आपका चिन्ह लगाएंगे। तो विवरण चिन्ह आप जानते हैं। इसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उद्धरण चिन्ह। इसके बाद आता है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह में इसके दो चिन्ह लगते हैं। एक होता है आपका ऐसे लगता है और एक आपका होता है इकाहरा और एक होता है दोहरा। तो आप जानते रहें, किसी के द्वारा कहे गए कथन, इसकी जो परिभाषा है, किसी के द्वारा कहे गए कथन, किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय, को ज्यों का त्यों लिखते समय, ज्यों का त्यों लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसी के द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे आपके उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहला पॉइंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। ये आपका एक कहरा रहेगा। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की अमर रचना है। महाकवि कालिदास की अमर रचना है। पहला हो गया, तो इसमें आपका एक कहरा आएगा। इसके बाद दोहरा कभी कभी आता है, दोहरा चिन्ह। नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, जय तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ दोहरा लगेगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यहाँ पर आपका दोहरा लगेगा। अगर ऐसा आ जाए तब आप दोहरा चिन्ह लगेगा, लेकिन अगर पहले आ जाए, एक रचना का नाम आ जाए, गोदान के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं, तभी कहरा लगेगा। लेकिन अगर आ जाए नेताजी सुभाष चंद्र ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तभी आपका दो चिन्ह लगेगा। एक यहाँ लगेगा और एक यहाँ लगेगा, है ना। इसी तरह जैसे मुंशी प्रेमचंद ने कहा था कि बुरा आदमी बिल्कुल बुरा नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके अंदर अच्छाइयाँ छिपी रहती हैं। तो ये आपका दोहरा आपका चिन्ह लगेगा। अगला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहरा और दोहरा समझने के लिए। 10वां है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह में आपका कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग आपका ब्रैकेट में किया जाता है। ब्रैकेट का किया जाता है, आप जानते रहें। वाक्य से संबंधित जानकारी अलग से देना हो, वाक्य से संबंधित जानकारी अलग से देना हो तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तब क्या होता है, वाक्य से संबंधित अलग जानकारी देना हो तो कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे सिद्धार्थ के बारे में और जानकारी देना है तो इसका दूसरा नाम लिखेंगे गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध लिखेंगे कि पत्नी का नाम यशोधरा था, कि पत्नी का नाम यशोधरा था। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये ही आपका ब्रैकेट होता है। अलग से जानकारी देनी हो तब ब्रैकेट का प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। फिर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका आता है विवरण चिन्ह के बाद ब्रैकेट में आपका हंस पद चिन्ह। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका होता है हंस पद। क्या होता है हंस पद चिन्ह? और हंस पद चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। हंस पद चिन्ह, कहीं आप कुछ वाक्य में छूट जाए तो वहाँ पर हंस पद का प्रयोग होता है। आप जानते रहें, इस चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्वक वाक्य के लिए
किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग त्रुटिपूर्वक वाक्य के लिए किया जाता है। जैसे आपका आता है, इसके उदाहरण आते हैं। जैसे आपका आता है, मेरा रोहिणी शर्मा है। मेरा रोहिणी शर्मा है। अब आप देखिए यहाँ पर नाम छूट गया है, तो नाम की जगह पे यहाँ इस चिन्ह का प्रयोग लगाएंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे। तो यहाँ पर मेरा नाम रोहिणी शर्मा है। इसके बाद दूसरा आपका आता है लाघव चिन्ह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग जीरो की तरह किया जाता है और इसका प्रयोग आप लोग जानते हैं पूरा न लिखकर केवल प्रथम वर्ण लिखने के समय होता है। इसका प्रयोग पूरा ना लिखकर संक्षेप में लिखा जाता है। संक्षेप में लिखा जाता है। पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। जैसे आपका आता है डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हैं। तो यहाँ पर जो इस चिन्ह का प्रयोग होता है इसे लाघव चिन्ह कहते हैं, जिसका आपका संक्षेप में इसका वर्णन किया जाता है। तो आप जानते रहे इसका प्रयोग पूरा न लिखकर संक्षेप में लिखा जाता है। जैसे डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर पूरा न लिख करके डॉक्टर इस तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर आगे स्वर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये संक्षेप में लिखा जाता है। तो आप जानते रहें डॉक्टर साहब अपने केबिन में बैठे हैं। अब आइए विस्मरण चिन्ह। अगला पॉइंट है विस्मरण चिन्ह। और विस्मरण चिन्ह का जो प्रयोग होता है, इस चिन्ह का प्रयोग इसको जरूर याद रखिए। गुणा की तरह चिन्ह बनाइए और यहाँ पर बिंदु रखिए, तो ये विस्मरण चिन्ह हो जाता है। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है। विस्मरण माने होता ही है याद रखना, यादाश्त होता है, याद करना। विस्मरण का होता है यादाश्त या याद करना। तो आप जानते हैं जब कोई वाक्य में परिभाषा होता है, जब कोई वाक्य में हिस्सा छूट जाए तो याद रखने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। याद रखने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब विस्मरण चिन्ह का प्रयोग होता है यादाश्त। आप लोग जानते रहते हैं, तो इसको आप जरूर जानिए। जैसे वहां का प्रयोग होता है
आज मेरे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। अब आइए इसका चिन्ह लगाएंगे। जब इसका चिन्ह लगाएंगे तो आपका आगे आपको याद रखने के लिए एक वाक्य का प्रयोग करेंगे। यह मैच 2 बजे से प्रारंभ होगा। तो ये मेन पॉइंट आपको याद रखने के लिए विस्मरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं कि आगे वाला जो चीज़ हमको आपको याद हो जाए, याद रखने के लिए ही विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आज मेरे विद्यालय में क्रिकेट मैच खेला जाएगा। यह मैच 2 बजे प्रारंभ होगा। अगला पॉइंट है और 14 पॉइंट है, 14 का लास्ट पॉइंट है, जिसमें आपका आता है विस्तार चिन्ह। विस्तार चिन्ह का प्रयोग होता है कुछ वाक्य जो है बार बार जब वही वाक्य आता है और उसको वाक्य को दोहराने के लिए उस विस्तार चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। किसी से आप समझ जाइए। जैसे आपका आता है किसी गीत या कथन को किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाने के समय किसी गीत या कथन को आगे बढ़ाने के समय बार बार बोला जाता है। बार बार बोला जाता है तो लेखन के विस्तार के संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लेखन में विस्तार या संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो लेखन में विस्तार या संकेत चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आता है तूफानों के, जैसे आता है आपका तूफानों की ओर बढ़ा दे, तूफानों की ओर बढ़ा दे, तूफाने की ओर बढ़ा दे, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, नाविक निज पतवार, फिर नाविक निज, इसके आगे आप लिखेंगे नाविक निज पतवार। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है तो ऐसे विस्तार लगा देते हैं। नाविक निज पतवार, फिर नाविक निज पतवार 2 बार आएगा। नाविक निज पतवार यानी पतवार आप ऐसे लगा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा विस्तार चिन्ह। आगे आपको कहने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ बार बार आपको आ रहा है तो उसके आगे आप विस्तार चिन्ह लगा देते हैं। तो इस तरह मैंने आपको विस्तार चिन्ह वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जानते रहें। विस्मरण चिन्ह, विस्तार चिन्ह, विवरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, ये सब कौन कौन चिन्ह आते हैं, इसका प्रयोग आता है। उदाहरण में 2 आते हैं, कहरा और दोहरा, है ना। योजक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, है ना, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, ये आपके मुख्य 14 आते हैं। 14 में से आया है। पिछली अब की बार यूपीपी में उदाहरण चिन्ह आया था। उदाहरण चिन्ह
में कौन सा प्रयोग चिन्ह का प्रयोग होता है। तो ये आया था, तो इसको आप जानते रहे, इसमें से एक जरूर आता है, जिसको आप इसमें जिसमें चिन्ह इसको जितने भी चिन्ह हमने लिखा है और इसको आप जरूर इसको याद रखिए कि इस चिन्ह किसमें किसका प्रयोग होता है। तो एक क्वेश्चन इसमें जरूर आएगा, तो इसको आप ध्यान से देखिए, रिवीजन करिए, और इसके लिए अगर आपको कम से कम 14 चिन्ह जरूर आपको याद रहना चाहिए। और इसके लिए आपको दृष्टिकोण ऐप पर जाइए, दोबारा बार बार इसको देखिए, उसको डाउनलोड कीजिए और उसको बार बार इस पर रिवीजन करिए, देखिए। तो चलिए, समय समाप्त होता है, फिर इसी समय इसी टाइम पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।